आप अब मेरे साथ चीटिंग करें तो मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा, मैं भी चीटिंग शुरू कर दूं, आपके छोटे से बेकार काम की वजह से अपना करियर खत्म कर दूं। नहीं, मेरे साथ क्या हुआ कि जब हर आदमी ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने बताया कोई मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करता था एज ए सिंगर। हर आदमी ये कहता था अरे यार क्या एक गाना कब तक गाएगा। मोबाइल में झांक बेटा, मोबाइल में झांक। पहली पोस्ट देखी, आई फील वेरी सैड बिकॉज मोगेम्बो इज डेड। रेखा ने आपको लव लेटर लिखा था। सर लव तो करते ही रहना चाहिए। क्या ये सही है? इसमें सर कुछ चीजें हमारे आपके दरमियान भी रहनी चाहिए, लोगों तक क्यों पहुंचाते हैं। एक्ट्रेस से मौका मिलता शादी करने का तो किससे करता? जो आएगी पहले उसी से कर लूंगा। नहीं वो सबसे ईगोइस्टिक पर्सन कौन था? वो सब हयात, उनका नाम नहीं लेना चाहता। 13 भाई बहन आप लोग? माशाल्लाह। अब्बा हुजूर यही करते थे माशाल्लाह। oh, no! ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप हमारी पॉडकास्ट देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। टुडे ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह नीड्स नो इंट्रोडक्शन भाईजान। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने म्यूज़िक का जब हिस्ट्री खोलेंगे तो जो चंद नाम आपके सर फहरिस्त आएंगे उनमें से इनका नाम भी आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री को चेंज करने वाले और इंडस्ट्री के अंदर एक आइकॉन और वो जो स्टारडम वाली इमेज है वो लेके आने वाले इनका बहुत बड़ा नाम है। इंडिया इनसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि राफेल के बाद मेरे ख्याल इनका नाम आता है। इनके गाने बहुत दफ़ा यूज़ भी हुए हैं, रीमिक्स भी हुए हैं, पूरी दुनिया में टूर भी किया हुआ है। भाईजान वो अरूज भी देखा हुआ है। और अब हम लोग ये भी ज़रा बात करेंगे कि म्यूज़िक को आजकल कहाँ देखते हैं। But he needs no introduction, bhai, and I don't have the words to express or do justice to his legacy. Please welcome Hassan Jahangir sahab. Sir, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू कराची। आपको सर मैं तो बचपन से आ रहा हूँ कराची, मगर थैंक यू सो मच। लेकिन सर इस वक्त तो हम आप करंट मिल रहे हैं ना दोबारा। ऐसे तो हमारी आपकी मुलाकात कई प्रोग्राम हमारी बड़े अरसे बाद अब हो रही थी। वो जब शोज हो रहे होते थे तब मेरी आपकी वो हमारी मुलाकात होती थी। जहाँ आता है कराची का नाम वहाँ आपका नाम तो आता ही आता है। स्ट्रीट भी है मेरे नाम से, म्यूजिक एकेडमी बहुत बड़ा मैंने बना दिया है माशाल्लाह। और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज़ भी मुझे दिया हुआ है। और माशाल्लाह स्ट्रीट बहुत मेरे लिए ऑनर की बात थी, क्योंकि दिल फेंक है। हाँ, दिल तो फेंकते रहना चाहिए। कहाँ कहाँ फेंका हुआ है? जहाँ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक जाते रहना चाहिए। दिल जाएगा जहाँ तक, वहाँ तक मेरी जगह बनती जाएगी ना सर। नहीं, मैंने आपकी वाइफ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, मगर उसके बाद यू नेवर रीमैरिड। हाँ, वो इसलिए मैंने नहीं किया। अगर मेरा बेटा होता तो शायद मैं 4 शादी 5 शादी कर चुका होता। बेटी की वजह से मैंने इसलिए नहीं किया कि आप देखें, मैं अपनी मज़े के लिए तो शादी कर लेता, लेकिन बच्चे की, लड़कियों की ज़िंदगी जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि माँ जब भी दूसरी आई, हो सकता है माँ बहुत अच्छी हो, बेटी के अंडरस्टैंडिंग ना बने, बेटी बहुत अच्छी हो, माँ की अंडरस्टैंडिंग ना बने, तो उसमें किसी को ब्लेम आप दे नहीं सकते। तो इसलिए इसकी यही सेक्रीफाइस है कि एक उसकी अच्छी लाइफ है। अब मैं 4-5 शादी, जितनी दुकान खोल लूँ, शादी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 भाई बहन आप लोग? माशाल्लाह। ठीक है ना, अब्बा हुजूर यही करते थे माशाल्लाह। 13 भाई बहन, मतलब बड़ा ख़ानदान। और तो आपने अपने आप को बड़ा लिमिटेड रखा। आपने कहा कि नहीं, मैंने इतना बड़ा ख़ानदान नहीं रखना, मैंने बस एक बेटी ही खैर से। ओके। हाँ, बस ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तालीम देना इस वक्त, वो उस वक्त का टाइम था, वो टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। तो वक्त के साथ आदमी को चलना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि वक्त के साथ जो लोग नहीं चलते वो इस धारे में बह जाते हैं। हाँ, ये तो है। हसन में कितना वैसे इम्पोर्टेंट होता है रेलेवेंट अपने आप को रखना? वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे यू आर रनिंग ऑन द तलवार के ना धारे पे चल रहे थे। अगर आप स्टार इमेज को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप शो बिजनेस में ऐसे ही रह रहे हैं, तू चल मैं आया, फिर तो आप जो दिल चाहे करें। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता आई एम द बेस्ट, इसलिए कि मैं इस कैरेक्टर को लेके चल रहा हूँ, अपने काम को लेके चल रहा हूँ। और माशाल्लाह 86 में रिकॉर्ड किया गाना, एल्बम डिस्को लीडर, जिसमें हवा हवा आ जाना, दिल दीवाना, शावा व नखरा गोरीदा, जो आज 2026 में भी सुपर
टॉप पे चल रहा है मेरा गाना। एक मूवी भी आई है संजय दत्त की, उसमें भी मेरा गाना है। मतलब अभी धुरंधर सुपर हिट मूवी, इसमें भी मेरा गाना। मैं वहाँ उसके ऊपर तो मैं बात करना तो चाहूँगा, मतलब मगर गाने की अगर आप बेस्ट नहीं होंगे तो आपका गाना ऐसा हिट नहीं हो सकता। 40-45 साल तक आपका गाना टॉप ऑफ द लाइन चले, एक मुमकिन है? कभी किसी स्टार का देखा? कोई एक ऐसा गाना बताइए जो एक गाना हो और जो 18-15-20 फिल्म में एक मुसलसल आ रहा हो। कितने ही मशहूर गाना हो दुनिया का, मेरे ख्याल से वन एंड ओनली मैं हूँ जिसका मेरा गाना इतनी फिल्मों में आया। वरना जो दुनिया की जितनी शोहरत याफ्ता गाने 2 से 3 फिल्म में आए होंगे हार्डली, इससे ज्यादा कभी आपने नहीं सुने होंगे। देखें, नहीं, एक ऑब्सेशन था आपसे तो, एक मतलब वो नहीं कहते कि मतलब इंडिया को और मतलब जितना उन्होंने आपके उस गाने को यूज़ किया कर रहे हैं सर अभी। हाँ, धुरंधर में वो यूज़ होता। मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, हमने आपका स्टारडम देखा हुआ, बट बहुत कम लोगों को आपकी वो स्टारडम के पीछे जो इंसान है उसकी जर्नी का है। इतनी छोटी उम्र में जब आपको इतना ज़्यादा फेम मिल जाता है, इतना ज़्यादा फेम, तो दिमाग पे तो चढ़ता है वो। हाँ यार, क्या बात है साहब, आपने क्या बात की है, बहुत बारीक बात आपने की। आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं इस बारे में। वो नशा जब उतरता है तो क्या फील होता है? हाँ, मैं थैंक्स गॉड, मुझ पे ब्लेसिंग थी लोगों की, अल्लाह की रहमत करम, मैं उस मालिक का मशकूर शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी आंखें मतलब शोहरत की बुलंदी पे खोल दी। क्योंकि जब मैं अपने से बड़े शोहरत वालों के लोगों से मिलने गया और मुलाकात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब अपना नाम कोड नहीं करना चाहता, वरना उसमें अमिताभ बच्चन से लेकर माइकल जैक्सन साहब तक हैं। तो मैं जब इन लोगों से मिला तो मुझे अंदाज़ा हुआ, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट तक है। तो मैं स्टेट गेस्ट भी रहा, रॉयल गेस्ट भी रहा, और मतलब इस तरह की बड़े मुझे ऑनरशिप मिले हैं मुझे माशाल्लाह से। तो मैंने वहाँ सीखा कि इतने बड़े बड़े लोग इतने सादा। फिर मैंने कहा हसन जहांगीर, जो दिमाग ख़राब होता है ना हिट होने के बाद, उसको मैंने डब्बे में बांध कर पानी में फेंक दिया। अब एक नया हसन जहांगीर को जन्म दिया जो हम्बल, डाउन टू अर्थ, पोलाइट, कूल। और एक मैंने धर्मेंद्र साहब से एक बात सीखी मैंने, और वो बात मैंने अपने गिरे से बांध लिया कि थिंक हाई लुक डाउन। तो मेरी थिंकिंग जो है बहुत आसमान की, अब इसमें चांद पे भी मैं गाऊंगा, लेकिन देखता मैं ज़मीन पे हूँ, रहता ज़मीन पे हूँ। बात तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार की है कि भाई मतलब ऑलवेज मतलब थिंक हाई। बिल्कुल सर, मैं तो बात मैं सबसे सीखता हूँ अहमद भाई। छोटे मेरा जो नवासा है ना आर्यन, उससे मैं सीखता हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। हर बड़े से छोटे से मेरे सीखने की मेरी कोई लिमिटेशन या कोई एज फैक्टर का कोई ताल्लुक नहीं। मैं किसी से भी कुछ भी सीख सकता हूँ, और सीखने के अमल मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं सीखता रहूँगा मैं आगे बिकता रहूँगा। हवा जब आया था, जब आपने कैसेट में रिकॉर्ड किया था, और ऑब्वियसली बात एक अननोन सिंगर है जिसको कोई नहीं जानता, एक आपने उस टाइम पे हम लोगों की जो भी थी हमारी टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से हमने रिकॉर्ड कर दिया। वो आपको मोमेंट याद है कि जब वो, देखें आदत हर दौर में एक गाना आता है जो पूरी की पूरी जनरेशन को डिफ़ाइन करता है। आदत ने हमारी जनरेशन को डिफ़ाइन किया। अब आपके पास कहानी सुनो आया है, पसूरी आया है, तो वो अपनी अपनी जनरेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। आपने अपनी जनरेशन को उस गाने से डिफ़ाइन किया किस पॉइंट पे, या वो आपको एग्जैक्ट चीज़ याद है कि क्योंकि गाना तो रिकॉर्ड करते हैं टाइम एक लगता है ना कि भाई अच्छा टेप बनी 3-4 महीने, ये वो सारा कुछ, किस टाइम पे वो हिट हो गया था कि ओ ये मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है? वो मोमेंट याद है आपको? जी, पहले तो एक उससे जो था ना वो हार्ट अटैक मोमेंट आया मेरी लाइफ में कि जब मैंने ये रिकॉर्ड किया तो मैं पूरी प्लानिंग से हिट हुआ मैं सर। लोग जो कहते हैं ना कि फ्लूक में हिट हुआ है, मैं नहीं, फ्लूक में हिट नहीं हुआ। अच्छा, आपने प्लान किया है इसको? पूरी मैंने लाइफ प्लान करके चलता हूँ, मैं पूरा अपना काम प्लानिंग से चलता हूँ। बाकी करने वाला अल्लाह के साथ है। आपका मिशन डायरेक्शन राइट होना चाहिए, अगर राइट डायरेक्शन नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अपनी प्लानिंग से चलता हूँ। और मैंने ज़िंदगी में प्लान किया कि मैं कैसे गाने बनाऊँ। उस एल्बम में हर गाने का मूड, ट्रीटमेंट, म्यूज़िक, साउंड, रिदम, बीट, लिरिक्स सब डिफरेंट मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा रिवायती अंदाज। तो जब मैंने कर दिया तो उसमें साउंड चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो जब वो एल्बम लॉन्च हुआ तो उस ज़माने में पुराने गाने लोग गाते थे। और मिसाल के तौर पर आपका कोई गाना मशहूर है, मैं गाऊंगा तो थोड़ा बहुत लोग मुझे जानने लग जाएंगे, क्योंकि मशहूर गाना है ना आपका। किसी के भी मशहूर गाने को जो गाते हैं लोग थोड़ा जानने लग जाते हैं। तो उस ज़माने में इंडियन मशहूर गाने को, पाकिस्तानी एक सिंगर है, नाम नहीं किसी का कोट करता, उन्होंने गा दिया। और वो गाने जैसे
भूल जा, अब जिधर बज रहा है तो लोग उसके गाने सुन रहे हैं इधर। अब मेरा गाना फ्रेश कॉम्पोजिशन, नया आइडिया, नई लिरिक्स, कंपोज किसने की नया थी आपके सिंगर। एल्बम में? मेरे गाने जितने होते हैं सर, मेरी कॉम्पोजिशन। नहीं, मैं उस एल्बम की भी बात हाँ, मैं कर उसी का बता रहा हूँ कि मेरे जितने गाने होते हैं उसका मुखड़ा, टाइटल, फर्स्ट पार्ट जो होता है हर गाने का, मेरा जितना भी गाने हैं उसका सब मैं उसका ठीक है। मस्जिद हूँ। और उस टाइम पे पूरी एल्बम बनाना ऑब्वियसली बात, उसमें पैसे हाँ, लगते म्यूजिक थे। अरेंजमेंट जो था वो महबूब अशरफ साहब से कराया। मुझे एक अरेंजर अच्छा चाहिए, ठीक क्योंकि है। मुझे इतना मेजर, माइनर, सस्पेंडेड और ये कॉर्ड्स वॉर्ड्स का मैं इतना बिल्कुल ठीक है। माइंड से मुझे अल्लाह ने बहुत अता किया है, उस तरह से मुझे सेंस उतना नहीं है प्ले करने। उस टाइम पे आपको याद है कि आपकी एल्बम पे कितने पैसे लगे थे? हाँ, उसमें मेरी पार्टनरशिप थी, उसमें तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए लगे थे। उस टाइम पे हाँ। 80s में 1.5-2 लाख काफी वो बड़ी अमाउंट है। हाँ, होती है, लेकिन मैं पार्टनरशिप में था ना उस कंपनी के साथ। अच्छा, ओके। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैंने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बेस्ट म्यूजिशियन जो उस वक्त के, वो मैंने हायर किए और पैसे उनको प्रॉपर पैसे दिए। ये नहीं कि कम पैसे, मैं किसी से साथ ना पैसे कम नहीं देता। फनकारों को पैसे हमेशा अच्छे मिलने चाहिए। और आपकी एज क्या थी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज हार्डली मतलब 18-20 साल की होगा। 18-20 साल की उम्र में 2.5 लाख रुपया? अब मैं किसी पैसे ने बहुत आपको कमा रहा लगाया था, है? क्योंकि अच्छा। मैं हिट हो गया था। मेरा जो स्टारडम था उस वक्त मैं कैश हो गया था, क्योंकि मेरा गेटअप, मैंने बताया प्लानिंग से आया हूँ मैंने। हाँ, जरा ये मुझे बताया ना, प्लानिंग कैसे हुई है? क्योंकि देखिए, आप एक म्यूजिकल फैमिली से नहीं आए। बिल्कुल। ठीक है ना? इर्द गिर्द अगर मैं कहूँ तो आपके पास अर्ली इंस्पिरेशंस कौन सी थी जब आप बड़े हो रहे थे? उस वक्त जो अहमद रुजी साहब, आलमगीर साहब, शैकी साहब, एनैयर साहब, यही फिल्म इनको देख के की आए थे। दुनिया के बादशाह हाँ, थे। मगर आपने वो प्रॉपर जो एक हम लोग कह रहे हैं कि जो अब वो मैंने डिस्को एरा था वो हमारा, कैसे मैंने ब्लॉक किया, वाह। वो ही आपको बताता हूँ। वो जरा क्योंकि मुझे बताएं। वो मैंने असल में मैंने स्टडी करना शुरू किया कि लोग उस वक्त तारीफ करते थे, यार आलमगीर परफॉर्म अच्छा करता है, यार शेकी की आवाज़ बहुत अच्छी है, हाँ। ए नैयर साहब बहुत सुर में गाते हैं, हम्म। प्लेबैक सिंगर है। रुशदी साहब एक माउंटेन पहाड़ थे, वो हर तरह के गाने गाते थे, फिल्म के बड़े प्लेबैक मशहूर सिंगर थे वो। तो मैंने सोचा इनको परफॉर्मेंस में तो मैं आग लगा रहा था। जब मैं आया ना तो गाने वाने का तो मुझे ABCD ही नहीं पता थी, और मैं अपना स्टाइल और ये, फिर मैंने कहा स्टाइल से खाली काम नहीं चलेगा, आपकी जो बॉडी, मेरा आपको देखें शायद जूनियर मिस्टर कराची 3rd पोजीशन, मेरे ब्रूसली मेरा आपको दिखाऊंगा मैं। तो इमेज आपने बनाई। तो मैंने बनाया, हाँ। जिम कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मैं पेंटर था, पेंटिंग सब सुबह बोर्ड लिख रहा हूँ, साइन बोर्ड काम कर रहा हूँ, मतलब मैं लेबर वर्क बहुत किया, लेमैन बहुत मैंने काम किया है। तो मैं ये सब नहीं सोचता था क्या है, सुबह स्कूल जा रहा हूँ, रात भर पेंटिंग कर रहा हूँ, म्यूज़िक में चला गया सीखने के लिए कर, अब जो लोगों के दरवाजे पे खड़ा हूँ, वो बता रहा है, सिखा रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो मुझ पे लोगों की ब्लेसिंग मिलती रही, लोगों के जूते सीधे किए मैंने। और मैंने प्लानिंग किया दिमाग में कि मुझे आलमगीर साहब को परफॉर्मेंस में मारना है, तभी मैं ऊपर आऊँगा, लोग बोलेंगे कि आलमगीर से अच्छा है। शेकी साहब को मुझे अंदाज में, स्टाइल में, आवाज़ में, म्यूज़िक में और वोकल से मारना होगा, तो मैं तब लोग बोलेंगे। तो जब ये दो मिल गया तो मैंने देखा यहाँ तो मेरी जगह बननी शुरू हो गई। परफॉर्मेंस में लोग बोलते यार क्या लड़का आया हसन जहांगीर, क्या गाता है, ये हो गया। मेरे हेयर स्टाइल, गेटअप, तो उस जमाने में मैं अपबीट मैगजीन आती डिस्को डांसर रही हुई थी, मिथुन हर जगह पॉपुलर हाँ, लेकिन मैं, और वो डिस्को एरा है बिल्कुल, लेकिन मैं उधर नहीं था। मेरी यही थी कि मेरी सोच, जहां से सब पानी पी रहे थे, मैं उस समुंदर में चला गया। आप समझ जाए, जहां से मिथुन चक्रवर्ती पानी पीते थे, उसी समंदर से मैं पी रहा हूँ। तो मैं चला गया। मैंने अपबीट मैगजीन आती थी हॉलीवुड का, रोलिंग स्टोन, केस, बैंड, ये वो सारा, तो वो मैगजीन पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं थे, तो 5 स्टार होटल में मिल जाते थे वो, या फिर ठेले पे मिलते थे, जो रिसाले के पेपर, रद्दी पेपर। तो मैं उन पे खड़ा होकर, लोग तो उसमें दूसरी चीज़ ढूंढते थे, लेकिन मैं उसमें सिर्फ अच्छे मैगजीन तलाश करता, टीनेज मैगजीन, फैशन, इमेज, और वो निकालता था मैं। तो उसमें शॉन कैसिडी, डेविड कैसिडी, ये वो जॉन स्टेमस, ये वो, तो उनको मैं देखता था कि वो क्या पहनते हैं, क्या स्टाइल है। तो मैं समझ ले, मेरा इनसे बहुत दूर है मेरा वास्ता। लोग मुझे कहते हैं कि ये किया वो क्या, नहीं, ये मैं आज आपको ट्रू बता रहा हूँ स्टोरी। तो मैंने वो मैगजीन घर में लाके पढ़ता था, रात भर देखता था, तो उसमें लिखा था क्या। तो मैंने, आप शॉन कैसिडी का आप देखिएगा तो उसके हेयर स्टाइल देखिएगा, गले में स्कार्फ डाला हुआ, वो सारा। तो मैंने वो फॉलो अप किया। जब वो फॉलो अप किया तो मैंने देखा पाकिस्तान में इंडियन फिल्म बड़ा लोग देखते हैं, क्रेजी। फिर मुझे पता चला मिथुन चक्रवर्ती साहब बड़े स्टार, और ये सारा हवा से पहले भी हो, ये सब हवा से पहले का मैं कर चुका था, ये सब चीज़ हवा से पहले, हवा बाद में। क्योंकि जब मेरी शोहरत इतनी बढ़ गई तो कैसेट कंपनी आई मेरे पास कि यार आपका गाना करना है। हसन भाई, हवा आपका मेन सबसे बड़ा गाना था उस टाइम पे, मगर हवा से पहले वो फेम नहीं आपको मिला था जो आपको हवा के बाद मिला है। लेकिन
देखें एकदम से कोई चांद पे तो नहीं चला जाता ना, बिल्कुल चांद से बिल्कुल। पहले छोटे प्लेनेट पे जाने होते हैं। हाँ फिर आपका प्रैक्टिस हो जाता है कि मैं 4 मील सफ़र किया, 8 मील किया, फिर 50 मील किया, फिर 100 मील करूँगा, ठीक फिर है 1000 मील करूँगा। बिल्कुल। तो मैं पहले जो गाना मैंने गाया, 2 गाने मैंने गाए। एक गाना था मेरे लिए तू बनी तेरे लिए मैं, वो गाना हिट हुआ। उसी में एक गाना था इमरान खान ही इज़ अ सुपरमैन, सुपर 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 हाँ सुपर सुपरमैन, ही इज़ अ सुपरमैन। तो 2 गाने मैंने निकाले, दोनों हिट हो गए। हाँ, फिर एक कंपनी आई, उसने पूरा सोलो एल्बम मेरा किया। उसमें था डिस्को बाबरेला, और उसमें थी चांद की परियां छोड़ के तारों से रिश्ता, तो तू जब से बनी लैला मैं ढूंढूं तुझे ये सब मेरे गाने थे। डिस्को बारबरेला, यार हाँ क्या जबरदस्त नाम है। सर, तो वैसे देखिए वाह मेरा वाह काम, वाह, मैंने अब नाम मेरा क्या सब सारी चीज मैं करता हूँ। बारबरेला उस टाइम पे फिल्म भी एक आई थी बड़ी मशहूर बिल्कुल थी, बिल्कुल। तो मैंने वो बनाया, वो हिट हुआ, तो मैं 50 मील का सफर कर चुका था। फिर एक बड़ी कंपनी को लेके, जिसके साथ 50 मील का सफर किया था, जिसको म्यूजिक अरेंजर लिया था, वो लेकर आया कि इस कंपनी के साथ करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। फिर मैंने अपना अरेंजर चेंज किया, और ये देखें कि आप मेरे पास लाए, आपके साथ काम करके हाँ। आपको भी मैं लेकर आया, और जिसने मेरे साथ काम किया वो पैसे वाला हो गया, सक्सेस मिली उसको, कामयाब हो गया। फिर मैंने कहा मेरी, क्योंकि मैं 100 मील के सफर करेंगे तो आपको J17 थंडर से भी ऊपर हाँ, 35 चाहिए ना, और उसमें फ्यूल ये वो जो रडार पे ना आए, तो उस टाइप की चीज़ें मैंने की। और अब फिर मैंने ऊपर जाके काम किया, फिर रियल अरेंजर को निकाला, उनको बोला भाई आप वायलिन वायलिन बजाते हैं, आपके साथ मेरा काम करना। तो वो लोग कोई मुझे कभी सिंगर रिकग्नाइज नहीं करते थे, वो कहते हैं बस यार, तो वो मतलब ठीक है हसन भाई, मैं बिलीव करता हूँ हर बंदे का अपना एक जॉनरा होता है। आप एक स्टार रहे हैं हमेशा, ठीक है। लोग ये नहीं आएंगे कि जी आपसे बैठ के क्लासिकल ठुमरी सुने, उनको पता है कि आप एंटरटेनर हैं। आपसे बड़ा रॉक स्टार और पॉप स्टार वाली जो इमेज थी वो उस टाइम पे हमने नहीं देखी हुई थी। अब वापस मेरा उस सवाल की तरफ, क्योंकि आपने वो तो किस मोमेंट पे आपको रियलाइज हो गया कि ये नाउ अब ये मेरे हाथ से गाना ऊपर निकल गया हुआ है? क्योंकि एक होता है ना कि आप एल्बम में कहते हैं यार ये गाना हिट होगा, ये गाना हिट होगा, ये गाना हिट होगा, मगर एक सर्टेन लेवल तक आप सोचते हैं कि यार यहाँ तक हिट होगा। आपने तो एक नई चीज बना दी थी। तो वो कौन सा टाइम था जब आपको पता लग गया था कि ये गाना बहुत आगे चला गया? वो जब मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे पता था कि ये एल्बम हिस्ट्री बनाएगा, यकीन करें आप। और जब मैं मार्केट में जाता था तो सुपर फ्लॉप हो गया था वो मेरा एल्बम। लोग बोला ये क्या गाया, मैं शो में गा रहा हूँ, पीछे से जो लेकर आए थे ना कंपनी को, वो हंस रहे मेरे साथ, करें तेने क्या गा दिया है, क्या गाया। मैं कहता था कुछ नहीं, मैं मार्केट कर रहा था अपने गाने को, मैं शो में गा रहा था, शाबा में नखरा गोरीदा, हवा हवा। फिर एक जिस रैकेट कंपनी में पहले एल्बम किया था मैंने, डिस्को बाबरेला, उसके स्टूडियो में मैं गया तो उन्होंने कहा यार हसन भाई आपको सोचना तो चाहिए, अपने गाने में आपने कॉन्गो ये वो क्या बजा दिया हसन भाई, गाना चल रहा है भूल जा मेरे दिल ये वो। मैंने कहा जो मैंने काम किया है ना, अशफाक नाम है उनका, शादाब स्टूडियो, मैंने कहा जो मैंने काम किया है वो काम जब दुनिया को पता चलेगा तो पूरी दुनिया में मेरा ही गाना बजेगा। क्या बोला मैंने? पूरी दुनिया में मेरा गाना, ये मेरे वर्ड्स है, हमेशा यही बोला है मैंने कि पूरी दुनिया में मेरा ही गाना बजेगा, क्योंकि फ्रेश आइडिया है मेरा, फ्रेश कॉम्पोजिशन है, फ्रेश चीज़ है। आप यकीन करें, ईद रिलीज थी, डब्बे में था मेरा ना पोस्टर, जिस दुकान में जाऊं तो एक कैसेट मेरी नज़र नहीं आती थी, मैं गले में लटका के, मेरा मुंह गले में आ जाता था, मैं गाड़ी में उदास होकर चला के हर जगह हर कैसेट शॉप पे जाके देखता था कहीं मेरे गाना बजे। लेकिन देखते ही देखते, जैसे ही ये सीज़न था, बकरीद आने वाली थी, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा दुनिया में मेरा गाना बजेगा। इसी दौरान जो आपने कहा, जो वो मूवमेंट जो आप कह रहे हैं कि वो कौन सा मूवमेंट था, मैं एक कॉन्सर्ट करके नीचे अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, तो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट की गाड़ियां गुजरी और उन्होंने रोक के अरे हसन जहांगीर वाह वाह यूं गाने लगे और उतर गए। तो मैंने कहा आज हसन जहांगीर का रिकॉर्ड और चेज़बाजी होगी, ये सारे टीनेज लड़के स्टूडेंट हैं, मेरे आज काम उतर गया। मैं अब मैंने पता मेरा ड्रेसअप होना, स्टाइल मेरा मशहूर, मैंने आपका तो दूर से लोग मुझे रिकग्नाइज कर देते हसन जहांगीर है, मेरी शक्ल देखे ना देखे, पीछे से देख के बता देते हसन जहांगीर, बाल आपके लंबे थे, स्टाइल ये लुक। तो वहाँ से उन्होंने आके फ्लैट टायर निकाला और डिग्गी से ये करना वो करना। उसके बाद उस ज़माने मोबाइल तो थे नहीं, ऐसे तो वो पार्टी से कई लड़के आ रहे होंगे तो उन्होंने ऑटोग्राफ ये वो करने के बाद वहाँ मुझे पता चल गया कि आई एम द स्टार। वो दिन था, मुझे पता चल गया कि अब मेरा काम हो गया। उसी दौरान मैं पीसी में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा था, तो एक इंडियन साउथ अफ्रीका से एक प्रमोटर आया हुआ था, उसने कहा यार ये सिंगर से मुझे मिलवाओ।
तो जब मैंने कहा तो वो आया, उसका भाई एक बहुत बड़े सिंगर हैं, प्रमोटर हैं उमर जोसेफ, वो आपसे मिलना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं। तो मैंने कहा यार अभी तो मैं मिल नहीं सकता, मुझे तो काम है, मैं अपना जा रहा हूँ। तो कहने एक मीटिंग उनसे होटल में एक दफ़ा मिल लें, फिर आप बाद में टाइम रख के सेटअप करके मीटिंग कर लेंगे। तो मैं शो करके निकला, मैं उन पर गया, उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने फ़ौरन मोबाइल लगाया, मोबाइल का होटल के फ़ोन, इंडिया, कल्याण जी आनंद जी भाई, ये हसन जहांगीर मेरे साथ बैठे, कल्याण जी आनंद जी भाई बताइए गाना कैसे चलता है। तो कल्याण जी आनंद भाई कह रहे यहाँ लोग ठेले पे लाते हैं और लूट हो जाता है। उधर से जॉनी कोई कव्वाल थे, उससे मिलाया, उससे बता, तो उसने बोला मुझे कि आप जानते हैं आपका गाना इंडिया कितने में बिका होगा। मैंने कहा यही 15-20 लाख यहाँ उस वक्त बिक चुका था मेरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपकी जो कैसेट है बिल्कुल सुपर हिट हो चुकी थी। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा क्या बिका होगा, मैंने यही बोला। तो वहाँ बताया करोड़ों में बिक रहे आपके एल्बम यहाँ पर। तो वो दिन था। तो उसने बोला भाई मेरे साथ, मैंने कहा ये मेरा नंबर है। उस वक्त तो फोन था ना मोबाइल, तो उनको नंबर दिया, मैंने कहा मुझे कॉल कीजिएगा फिर बात करेंगे। तो जब उन्होंने डील वर्क में किया तो मैंने सब, क्योंकि मेरे लिए तो समुद्र में तैरने जाना था ना सर, तो मैंने जितने बड़े बड़े सिंगर थे जिनको मैं सुपरस्टार समझता था यहाँ पे, उनसे बताया कि यार मुझे ऐसा सब कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने अपने तौर पे बताया कि यार तुम 20-25 हज़ार रुपये ले लो, बहुत होता है 10-15 हज़ार, तो यहाँ 10,000 लोग लेते हैं, बड़े बड़े 20 ले लो, 30 ले लो। तो अब मैंने डरते डरते उस पार्टी से मैंने कह दिया मैं 70,000 रुपये लूँगा पर कॉन्सर्ट। क्या बोला मैंने? 70,000 पर शो इंडिया में। हाँ मतलब उसको, तो उसने बोला 6 शो आपने करने हैं, ये वो। इतने ही दिन बाद मुझे एकदम से मुन्नी बाजी मिली, जाते हुए मुझे रास्ते में रोक के, अरे हसन जहांगीर तू कहाँ जा रहा है? अरे 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 तेरा गाना इंडिया में आग लगा दिया, अरे गुलशन कुमार से मिल, इससे मिल, सावन कुमार डायरेक्टर तेरा दीवाने हैं लोग, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैंने कहा क्या हो गया बाजी? कर रहे तेरे दीवाने हैं इंडिया में लोग। मैंने कहा उतने में फिर दुबई से अरबी आ गए सारे, उनका आ गया कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने उस जोसेफ को बोला, मैंने कहा कि यार मैं तो नहीं कर सकूंगा शो आपका, मुझे रिलीज कर दें आप। तो कहने लगा यार, मैंने कहा एक शो आपका फ्री में कर दूंगा। अच्छा, उसने पैसे दे दिए हुए थे आपको? हाँ एडवांस। मैंने कहा एक शो फ्री में कर दूंगा, लेकिन मुझे बाकी शोज का आप रिलीज कर दीजिए, आपका फ्री में कर दूंगा मैं। तो ठीक, उसने उसको पता। मैंने कहा एक शो के मुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं उस वक्त। कितने मिल रहे हैं? आपने 70 मांगे थे और अब 3 लाख। अब दूसरे अरबी से ले रहा था मैं। आप समझ गए? तो जब मैंने 3 में बात की तो इंडिया में उस वक्त 5 लाख रुपए मेरे वहां पर हो गया था। उस वक्त बड़े बड़े इंडिया के स्टार 2 लाख 3 लाख बड़े सुपरस्टार फिल्म के वो लेते थे शो के, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेता था। तो मैं एक कॉन्सर्ट के 5 लाख रुपए चार्ज कर रहा था। तो लाइन मेरे पास लगी हुई थी, तो मुझे पता चला मेरी वैल्यू, बड़े बड़े बिलबोर्ड बॉम्बे में, पूरे इंडिया में बिलबोर्ड बड़े बड़े लगे हुए थे। मैं हसन जहांगीर, बीट म्यूजिक, पिला, ये वो। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने देखा था, तो वहाँ मैंने ओमपुरी साहब, शत्रुघ्न सिन्हा जी, अमिताभ बच्चन जी, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, एवरीवन, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, मतलब जो नए मीट आप इसका सब फैंस मेरे बड़े बड़े ये फैंस, जिनकी मैं फिल्में देखूं, ये करूं, गाने सुना था उनको, वो मेरे फैन थे, जब बस वो दीवाने की तरह मेरे फैन थे। तो अनु मलिक, हसन जी आप बड़े गुनी आदमी, उनके अब्बा सरदार मलिक, अरे बेटा तू क्या गा? मैंने कहा मुझे तो गाने ही नहीं आता। करे जो तुझे आता वो इस वक्त किसी को नहीं आता, ये उनका वर्ड है। हाँ, तो मैंने कहा मुझे तो गाने ही नहीं आते। सही, मैं आज भी यही कहता हूँ लोगों को। तो फिर कल्याण जी आनंद जी भाई लोगों के साथ प्रैक्टिस, ये वो काम। तो मैंने उरूज का वो ड्राम देखने के बाद मैंने अपने आप को, मैंने देखा कि वहाँ पर एक कॉन्सर्ट में लाखों लोग होते हैं, यहाँ आया तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, इससे ज़्यादा नहीं। आजकल थोड़ा ट्रेंड बन गया तो लोग आते हैं, हमारे यहाँ भी 1,000-25,000। मगर आपने कद्दाफी स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पे एंट्री की। बिल्कुल, तो वो सब चीज़ें मुझ पर अल्लाह की रहमत हुई है। अब बाद में मेरे माइकल जैक्सन साहब ने वहाँ वही सेम ट्रीटमेंट के साथ उनको वही हेलीपैड एंट्री उनकी भी हुई है। तो ये देखें अल्लाह की रहमत। हाँ जी, ये भी है जी। आपने कहा था कि आप माइकल जैक्सन को मिले हुए हैं, पर्सनली मिले हुए हैं क्या? जी हाँ, पर्सनली कैसे हमारी मुलाकात हुई, मेरे छोटे भाई लॉस एंजलिस में रहते हैं, उनके बड़ी वहाँ पर हॉलीवुड में कम्युनिकेशन है वो। नहीं, मैंने वो स्टोरी सुनी हुई है, मगर मुझे ऐसे था कि पर्सनली आपकी कहाँ। हाँ, कैसे, वही मैं बता रहा हूँ कि वो एक कॉन्सर्ट करने जा रहे थे आलमगीर, माइकल जैक्सन साहब, जो वर्ल्ड टूर था, और उनके मरने से पहले की बात है, ये वर्ल्ड टूर कर रहे थे, जिसमें एशिया से मैं और इंडियन 1-2 स्टार, हम वहाँ रिप्रेजेंट एशिया को हम उनके साथ मिलके ज्वाइन करके परफॉर्म करते। लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो वो उनको बॉब, उनका मैनेजर, तो वो सुना रहा था मेरा गाना। तो जब वो सुनाने लगा तो वो कहता, आई डोंट अंडरस्टैंड द लिरिक्स बट समथिंग इन मैजिक। क्या कहा? समथिंग इन मैजिक। हाँ, समथिंग इज मैजिक।
कुछ अच्छा मतलब कुछ बात है इस गाने में, ये उन्होंने कहा। अच्छा, तो मतलब ये उन्होंने आपके गाने के बारे में कहा, मगर आपकी मुलाकात नहीं उस तरह हुई उनसे? उसकी बस वही मुलाकात हुई उनसे ना, हम भी वो साथ में थे तो हमारी अच्छा, तो साथ में थे आप? जी, उनके तो प्लानिंग को रैंडी जैक्सन उनका भाई, वो भी तो हम यहाँ प्लानिंग कर रहे थे बहुत बड़ा स्टूडियो पाकिस्तान में लगाने का, प्रोड्यूस का सेटअप लगा रहे थे हम यहाँ। लेकिन जब उसका बजटिंग की तो वो तो मैं ज़िंदगी भर यहाँ पर रिकवरी नहीं होती, तो मैंने कहा भाई ये हमारा काम नहीं। हाँ, नहीं सही बात है। बात उस वाले पे आती है, वो जब आपको याद होगा कि जब आपने वो फेम और वो सारा कुछ है, फिर एकदम एक आपको लगता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है नया म्यूज़िक आना शुरू हो जाता है, वो दौर आया कि जब आपकी साउंड जो थी वो पुरानी हो गई, फिर नए लोगों ने आके उस चीज़ को कवर करना शुरू कर दिया। उस डाउनर को आपने किस तरह हैंडल किया? हाँ, उसमें 2 साइड मेरे सेटबैक था। एक तो मेरी वाइफ चली गई थी तो मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था, और दूसरा मेरे साथ मसला ये था अगर कि, आप माइंड ना करें तो मैं पूछूं कि कैसे, मतलब क्या हुआ था? हाँ वो मतलब मेडिकल मसला था, अच्छा, प्रॉब्लम था। ठीक है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब हर आदमी ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने बताया ना कोई मुझे रिकग्नाइज नहीं करता था एज ए सिंगर। हाँ, हर आदमी ये कहता था अरे यार क्या एक गाना कब तक गाएगा, हवा हवा। तो मैं गया अमेरिका कॉन्सर्ट करने के लिए। तो जब मैं शो कर रहा था वहाँ, तो मैं सोचता था कि क्या नई चीज़ लेकर आऊँ जो मेरी जगह बने। जैसा आपने कहा ना फ्यूजन, ये वो आ गया वाइटल साइन और ये हाँ, नए बैंड्स बैंड सारे सब लोग। तो मुझे कहा गया कि यार, तो मैंने सोचना शुरू किया। तो मैंने होटल के रिसेप्शन पे एक लड़के को देखा, क्योंकि मेरे बाल तो बड़े बड़े थे। एकदम से वो लड़का आया, उसके बाल यहाँ से स्पाइसी कट के ऐसे ताज टाइप का यहाँ बना हुआ छोटे छोटे। तो मैं पेंटर आपको बताया, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उस लड़के को स्केच जल्दी से पेन एंड पेपर लिया मैंने रिसेप्शन से, और मैंने वो हेयर स्टाइल को मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, बिल्कुल, मैंने कहा मुझे ये हेयर स्टाइल कैरी करना है। क्या करना है? छोटा हेयर स्टाइल। बिल्कुल ये। तो ठीक मैंने है। उनको नक्शा बना के, मैंने ताकि यहाँ के बताऊँ, तो मैंने वो कैटअप करने के बाद फिर मैंने कहा ये स्टाइल ये लेकर आया मैं। ये मेरा स्टाइल था, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। हिप हॉप इंट्रोड्यूस मैंने कराया, रैप शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। तो मैंने गेटअप पूरा कालो वाला लाया, ये सबसे स्टाइल ला के ये करना वो करना, और गाने का परफॉर्मेंस ड्रेस। फिर मेरा गाना हिट हो गया, शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। फिर उसी को देखते फिर मैंने यूनाइटेड नेशन यूएसएफ के लिए गाना बनाया, हटो बचो दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, सीनी मीनी मीनी सीनी, ये लाइन था मेरा वो। ठीक है सर। तो मैंने इस जनरेशन में आने के लिए ये गाना, फिर उसमें धक चिक दिल बोले 1947 1947 14 नाम मिला प्यारा पाकिस्तान में। मतलब मैंने चेंज पे चेंज करता चला गया। तो वो अभी तक आपकी दुआ से मैं नए काम कर रहा हूँ। अभी मैंने मोबाइल पे गाना किया है। मगर चैलेंजेस तो फेस करते होंगे आप। वो तो एवरीडे सर। बात है, आप अपने आप को एक तरह आपका जो कंफर्ट जोन होता है, आप अपने आप से बाहर आते हैं और आप अपना वही पुरानी इमेज को तोड़ते हैं। हाँ, देखे ना, मैंने बड़े बाल का गेटअप को तोड़ के मैंने क्या बताया, स्पाइसी कट कटाया। तो पहले तो मेरा हेयर ड्रेसर डर गया, उसने कहा कि ये क्या करने जा रहे हैं सर। मैंने कहा हाँ भाई करते, कल आप सोच लें 2-4 दफ़ा, क्योंकि मेरी वजह शोहरत तो बालों का स्टाइल मशहूर थी ना। हाँ बिल्कुल। तो सर मैंने कट कर दिया। तो आप जो कह रहे हैं वो मुश्किल मरहला, एवरीडे आपको मैंने क्या कहा, तलवार के धारे पे चलना होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए देखिए, अभी मैं अपने आप को फिटनेस ट्रेनिंग करता हूँ, अपने आप को बॉडी टोनिंग करता हूँ कि शेप अप क्या होना चाहिए, बाल क्या होना चाहिए, गेटअप क्या होना चाहिए। फिर एक ऐसे एरा में आप चले जाते हैं कि जो आप कर रहे होते हैं लोग वो फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ। फिर आप ट्रेंड सेटर बन जाते हैं ना। जो आप कर रहे हो, आपको ज़रूरत है दुनिया में क्या चल रहा है, जो आप चला रहे वही चल रहा है। कैसा फील करते हैं जब लोग, अभी आपने वर्ड यूज़ किया कि भाई एक गाना गाएगा, मतलब लोग कहते हैं ना वन हिट वंडर के वो सारा कुछ, कि भाई तो मैं वो कहता देखें, कहते इब्रार ने भी तो गाया बिल्लो, तो लोग हमेशा बिल्लो से ही उसको रिलेट करते हैं। अब आतिफ को आदत से करते हैं, तो एक गाना तो आपको डिफाइन कर देता है। वो आईडी होती है आपकी। हाँ, वो आईडी होती है, सबकी होती है, मगर साहब की, सबकी। मगर लोग फिर उसको वो लेते हैं ना। तो आप इस चीज़ को कैसे फेस करते हैं जब आपको लोग कहते हैं कि भाई हवा, मतलब जैसे अभी आपने कहा, हाँ, नेगेटिविटी को कैसे फेस करते हैं आप? इसका सर बेस्ट ये होता है कि आप अपने धुन में अपनी प्लानिंग पे रहें। आप केयर नहीं करें कि कौन क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया कि यू आर द स्टार, यू आर द ट्रेंड सेटर। आप जो बनाएंगे लोग वही फॉलो करेंगे। अब आपको वो नहीं कि आप दुनिया के साथ क्या करना चाह रहे हैं। आपको अपनी एक, अभी मैंने आपको गाना 2 लाइन आपको बता देता हूँ, आप फिर पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। जी। तो वो मिसाल के तरह अपना मोबाइल सेट दीजिए मुझे आप अपना, खाली ऐसे ही देखिए। इसकी लाइन ये है,
सुबह 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 खुल गई मेरी आंख, दिल ने बोला सबसे पहले मोबाइल में झांक, मोबाइल में झांक बेटा मोबाइल में झांक, पहली पोस्ट देखी, आई फील वेरी सैड बिकॉज मोगेम्बो इज डेड। मोगेम्बो इज डेड। कैसी लाइन है सर? यार बहुत आला। बस ये है, देखिए मैंने क्या बताया आपको सर। क्या बात है। इम्प्रोव में आप बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि स्पर ऑफ द मोमेंट होनी चाहिए चीज़। बस आपको जादू करना है, आप यू आर द किंग मेकर, यू आर द स्टार मेकर, यू आर द सुपरस्टार। यार वो बहुत आला है भाई। मैं लिटरली दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आपसे उस तरह बैठ के बात करूं एंड आई लव द एनर्जी कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग वो जो है ना कि एक अपना बिलीव है कि यार लोग जो मर्जी के हैं मगर मेरा एक अपना बिलीव है कि आई एम द बेस्ट। यस वो वाली मेंटालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आई एम द बेस्ट। आई बिलीव दैट सर। म्यूजिकली आपने अपने आप को कितना ओवर द इयर्स इम्प्रूव किया है? माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक्स गॉड, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरी माँ बाप बहन भाई दोस्तों की ब्लेसिंग, बुजुर्गों की ब्लेसिंग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और हमेशा रहे, दुआ करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इससे बड़ा मैं मिसाल आपको दे नहीं सकता। इस वक्त एक ऐसी कंपनी जिसका हम नाम नहीं ले सकते, ठीक है, उसकी मैं जितने बड़े बड़े सिंगर हैं, किशोर कुमार साहब, मुकेश साहब, रफ़ी साहब, यशुदास साहब, ये सब ने मेरे गाने भी गाए हैं। उनमें जब रफ़ी साहब जिंदा नहीं थे तो उन्होंने नहीं गाए, नहीं तो जो हयात है सब ने गाए मेरे गाने। और उनके गाने अब मैं रिमिक्स लॉन्च होता है इंडिया में, वो गाने अब मैं गा रहा हूँ। अच्छा, इससे बड़ी बात अब मैं अपनी गायकी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। वाह। आप समझ सकते हैं क्योंकि वो फील्ड है। मतलब एक तो आप होता है कि जो आप बना रहे हैं वही गा रहे हैं ना। अब एक तो गाने बने हुए हिट गाने हैं, मिसाल के तौर आपको कोई भी गाना, अब आप उनके गाने गाएंगे, उनके गाने में से वो बड़ी ब्रांड कंपनी चाहती जब आप बड़े स्टार होते हैं, आप रीमिक्स करें, आप रीमिक्स गाएं, तो वहाँ के भी सुपरस्टार जितने हैं वो सब गाते हैं, उनके रीमिक्स करते हैं गाने, मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये वैसे देखा जाए धुरंधर के अंदर आपका गाना जब यूज हुआ था तो ऑब्वियस धुरंधर बनने में भी 2-3 साल लगे, तो वो फ़ोन कॉल आपको आई कि जी हम आपका गाना इस तरह यूज़ करने लगे हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जी उन्होंने आपको $50,000 दिए, कोई कह रहा है $80,000 दिए, ये सारे। वो कहानी कैसे हुई अगर आपकी ज़बानी कि भाई आपको फ़ोन आया तो क्या उन्होंने कहा? क्योंकि आपको तो नहीं पता था कि भाई क्या फिल्म बन रही है। और ये असल तो पहले टी सीरीज़ बनी तो गुलशन कुमार साहब मेरे पास आए, उन्होंने 20-25 लाख रुपए रख दिया कि भाई फलां अनुराधा जी के साथ आप मेरा एल्बम के जो आशिकी के जितने गाने हैं वो गाने नदीम शरवन ने मुझे गवाना था। और नदीम शरवन, मेरी फिल्म आई थी 16-17, उसके कंपोजर वो ही थे। और पहला गाना उनका हमारी एल्बम में लॉन्च हुआ था, इसमें गाना मैंने गाया था, अपन का तो दिल है आवारा, उससे प्यार करे जो लगे प्यारा। तो वो नदीम शरवन साहब के, तो वहाँ वो इंट्रोड्यूस हुए थे और आशिकी के सारे गाने मुझे गाने थे। तो मैंने कहा क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अनुराधा जी बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़े गुलकार हैं, मैं तो एकदम उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा भाई मेरा, अगर आप मुझे कहेंगे नाज़िया ज़ुहैब से मैं गा दूंगा, अलीशा चौनाई के साथ बोलेंगे मैं गा दूंगा। मुझे नहीं पता उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी नहीं थी, तो मैंने नदीम शरवन मेरे पैरों पर गिर गए, हसन जी मेरा कर दे ये काम। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मेरा स्टाइल है जो मैं उस तरह के कोई भी सिंगर दे मैं गा दूंगा। हाँ सही बात। तो मैंने नहीं कहा, लेकिन वो सारे कंपनी वाले मुझे बताया कि ये स्टूडियो जो बॉम्बे में उसके लिए ओपनिंग के लिए मुझे लेकर गए, गुलशन कुमार जी के, हसन जी आपका एल्बम बेच के गाना, कैसेट बेच के ये बनाया मैंने। तो हर कंपनी ने मेरे गाने पे करोड़ों रुपए बनाए। ठीक है, तो धुरंधर कहाँ से आई? धुरंधर इसलिए आई कि मेरे पास इस वक्त जो हर कंपनी ब्लेम करती थी कि ये उनका गाना है। अच्छा, हर बंदा कहते मेरा गाना मेरा गाना, मेरा राइट्स किसके पास है? मेरे पास है। अब आपका उसकी कहानी ये हुई कि अब मैंने इंडिया में यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है बिलीवर, उस कंपनी से मेरा कोलैबोरेशन हुआ है। अब मैंने सारे राइट उसको दे दिए हैं। अच्छा, ठीक है, सारे गानों के। अब वो ब्लेम क्लेम कर रहा है मेरा इंडिया में, अब वो ही। अच्छा, वो मैनेजिंग है, वो बेसिकली अब सारा आपके बिहाफ पे वो हर कंपनी से अब लड़के पैसे लेता है। ओके। कि ये राइट जिसका है उसको पैसे दो उसके गाने के। तो वो मेरे मैनेजर है वहाँ पर, वो उसके लिए उसको राइट दिया हुआ है और वो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन से सारे काम होते हैं। तो मुझे इसके लिए जद्दोजहद कुछ नहीं करनी पड़ती, वहाँ से सारा एक सिस्टम है दुनिया का। अब उस सिस्टम में मैं इन हो गया हूँ, तो मुझे अब इसके लिए कोई जद्दोजहद, अभी कोई भी मेरे पास गाना लेने आता है तो मुझे कहता है हसन जी आपसे मुझे राइट लेनी है, आप बताइए क्या चार्ज करेंगे, क्या लेंगे। ये तो ये वाली आपको मालूम था कि फिल्म के लिए जा रहे या ये डिसीजन उनकी थी? नहीं, फिल्म का हमें नहीं पता होता, हमें तो पता होता एक आदमी ने ये गाना लेना है आपसे,
एक कंपनी है, उसको राइट चाहिए। बस ठीक है, तो आपको बाद में पता लगा कि अच्छा यार मेरा गाना तो यहाँ से हो गया जी था, जी ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, धुरंधर अगर हम देखा जाए तो उसकी डिपिक्शन जो फिल्म तो मतलब लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट वगैरह की, लेकिन है तो वो पाकिस्तान के नेगेटिव वगैरह साइड पे ही दिखाई गई है और सारा कुछ एंड ऑल दैट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आप कुछ कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फिर आपको पता है जैसे वो करते हैं एंड ऑल दैट। इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? बिकॉज आपको बहुत इंडिया ने प्यार दिया। हाँ, मैं इस तरह से देखता हूँ सर, मैं जिस पेट में जिस माँ से जन्म लिया ना, मेरा हक है मैं उससे प्यार करूँ। बेशक। इसी तरह आपने जिन माँ के पेट से जन्म लिया, आपका हक अपनी माँ से प्यार करें, आपका हक है। बेशक। तो जो जिस मुल्क का है उसको अपने मुल्क से 100 क्या 2000 क्या लाखों टाइम ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करना चाहिए। मेरा मुल्क, मेरा वतन पाकिस्तान है, मैं अपने पाकिस्तान से अपनी आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा और करता रहूँगा। इसी तरह जो जिस मुल्क का स्टार है उसका राइट है वो अपने मुल्क से उतना ही प्यार करे। अब बाकी जो लोग नहीं करते, मैं उसको सिंसियर नहीं हूँ अपने मुल्क से। सही बात। मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, तो आई लव माई कंट्री। मगर अब आप देखें ना, इंडिया पाकिस्तान एक टाइम था बहुत ज़्यादा एक दूसरे से काम करते थे, आर्टिस्ट स्पेशली, और हमारे पॉप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ गए, हमारा म्यूज़िक वहाँ बहुत ज़्यादा गया। उनकी पॉप इंडस्ट्री कभी नहीं बनी बिकॉज उनका फिल्म से सारा लेना देना है नो। अब जब आप देखते हैं कि जब दोनों कंट्रीज़ की क्रिएटिव बॉर्डर्स भी बंद हो चुके हुए हैं कि भाई वहाँ हमारा आर्टिस्ट नहीं जा सकता, ये वो सारा कुछ, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि क्या इस चीज़ के अंदर नरमी होनी चाहिए, क्या कोलैबोरेशंस होनी चाहिए? वी आर द नेवर, हम साथ में पड़ोसी हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते आप, पड़ोसी चेंज नहीं होते ना, पड़ोसी तो वही रहते हैं। तो ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, उनको भी हमें भी, और ताल्लुकात अच्छे होते हैं। कभी बीच में मरोड़ आ जाता है, कभी फिर सही होता है, पेट में मरोड़ आता है फिर सही होता है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत नीचे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे भी आ जाते हैं, जो प्यार करते हैं, हमारे रिलेशन ऐसे हो जाते हैं। कुछ लोग बुरे भी होते हैं जो नफरत करने लग जाते हैं, थोड़े दिन के लिए दूरी हो जाती है। लेकिन हमारा कल्चर, खाना पीना, उठना बैठना सब एक ही तरह का है। बस फ़र्क ये है कि हम वी आर बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम कंट्री, वो हिंदू कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ़र्क ये है हमारा। बाकी हम हर आदमी को हक अपनी मोहब्बत प्यार कर, अब पड़ोसी से भी प्यार एक दूसरे को करना चाहिए, रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। अब दुनिया में सर लड़ाई और जंग के रिलेशन दुनिया में नहीं होना चाहिए। अभी जो जंग हो रहा है मैं इसके भी खिलाफ हूँ, जंग का काम नहीं है, आप प्यार मोहब्बत का काम है। इतनी सी जिंदगी है सर, लड़के क्या करेंगे? जो लम्हा मिल रहा है उसको अच्छा खुशी से गुजार। अपनी माँ से प्यार करें सर, अपने मुल्क से प्यार करें। मेरे मुल्क को मेरे लिए ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपना आखिरी कतरा खून का दे दूंगा। सही बात है। जहाँ हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, जहाँ बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो म्यूज़िकली हमारे यहाँ आर्टिस्ट की सिक्योरिटी नहीं है, राइट्स क्लेम भी नहीं है। बहुत सा ऐसा काम है मैडम का जो लोग क्लेम करते हैं उनका है, बहुत सा काम खान साहब का है। मतलब यहाँ आर्टिस्ट को उस तरह सिक्योरिटी नहीं मिलती जो आपको इंडिया में या और बाहर के मुल्कों में मिलती है। क्या चीज़ लैक कर रहे हैं हम लोग? एक तो लॉ के वाइज भी, मैं अगर कोर्ट में जाता हूँ लेके कि अच्छा जी ये मेरा गाना यूज़ हुआ, ये वगैरह यूज़ है, आपको भी पता है हमारे यहाँ कोर्ट्स का क्या सिस्टम है और सारा कुछ है। आपको आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी यहाँ ज़्यादा मिली है या वहाँ ज़्यादा मिली है? अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है अहमद साहब कि हमारा जो है ना, हमारे कल्चर में आर्ट म्यूज़िक व्यूज़िक का जो है ना उतनी गुंजाइश है नहीं। हमारा जो कल्चर है यहाँ जो इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है सर, उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता। तो और पॉपुलेशन के वाइज से हम है कम, पॉपुलेशन कम है ना हमारा। हाँ जी। एक जगह पे 10 करोड़ आदमी है मिसाल के तौर पे, और एक जगह पे 1 करोड़ आदमी। तो एक प्रोडक्ट आप पैसा लगा के बेचते हैं, आप मिसाल 10 रुपये लगाए और 11 रुपये में बेचेंगे तो आपको 1 ही रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 10 रुपये लगा के 10.5 रुपये में बेचेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि 10 करोड़ लोग हैं ना यहाँ। तो वहाँ पर आपको आपकी कमाई इतनी होती है कि आप 10 कारोबार करके इन्वेस्ट कर लेते हैं पैसा, तो आपकी जो कैरियर है वो सिक्योर हो जाती है। हमारे मुल्क में मसला क्या है कि एक तो वैसे ही फंक्शन शो बिज़नेस का वो परवान नहीं है। हमारे यहाँ एक आजकल थोड़ा बहुत चलो म्यूज़िक तो आया, नहीं तो म्यूज़िक को तो बड़ी हेट किया जाता था हमारे यहाँ, सॉरी टू से। तो हम लोगों ने इतना भी नाम इज्जत मुकाम बनाए, बड़ी बात है, वरना पैसे म्यूज़िक के लोगों को तो बहुत ही गलत, मतलब बहुत गिरी नज़र से देखा जाता था। लेकिन आज उसके रिस्पेक्ट इज्जत है कि बड़े बड़े फैमिलीज़ के, बड़े बड़े बैरोक्रेट्स के बच्चे सब, शोहरत आ गई ना बीच में। हाँ, शोहरत आ गई, दौलत आ गई, सब आ गई अब तो। लेकिन आर्टिस्ट का एंड हर मुल्क में ऐसे ही होता है सेम, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, बांग्लादेश हो, कहीं पे भी हो। याद रखिएगा सर,
एंड सेम होता है जो हर मुल्क में होता है, जो हर मुल्क के आर्टिस्ट का एंड हो रहा है ना, उस सेम होता है। उसकी वजह यह है कि पूरा जो कल्चर है हर दुनिया के शो बिजनेस का सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मॉडिफाई है, कहीं पे थोड़ा सा लो प्रोफाइल है, कहीं पे अंडरटोन है, कहीं पे ओवर एक्सपोजर है, बस यही है। तो इसलिए आर्टिस्ट को बस जो लोग समझदार होते हैं उनको पता होता है कि मेरे अंदर एनर्जी, मैं काम कर रहा हूँ। उससे पहले उनको पता है कि जी मैं अब नहीं कर सकता, तो अपने बोरिया बिस्तर लपेट के लाइम लाइट से अंदर साइड में रह के अपना काम करते हैं। वो किसी को बताते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ, अपना अपना मलंग रहते हैं, वो ये नहीं सोचते। सही बात। अच्छा, एक बड़ा मशहूर वाक़या मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या ये बात सच है कि बोलिए। आपको एक दफ़ा एक कॉन्सर्ट पे बुलाया गया था? जी। और ये कराची का ही था, मुझे पता लगा था, ये शायद MQM का उस टाइम पे दौर था और ये सारा कुछ था, और आपको बुलाया गया था कि आप आके परफॉर्म करेंगे, और आपने हवा जो है हमने जो सुनी हुई कहानी 100 दफ़ा गाया था। सर ये तो बहुत दफ़ा गाना पड़ता था मुझे, क्योंकि नहीं कि उन्होंने कहा था फिर सुना, फिर ये मुझे पता कि जी ये MQM ना आपको उठा के ले गई थी और आपको उन्होंने कहा था गाना सुनाए। क्या ये वाकया सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत प्यार करते हैं सब मुझे। तो सर गन पॉइंट पे मेरी गाड़ी लूट ली, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं हसन जहांगीर, उसने सुन नहीं रहा। पहले उसने फ़ोन, मोबाइल, गाड़ी बंद। उसने फिर मैंने कहा यार मैं हसन जहांगीर, फिर उसने देखा, हंसने लगा, यूँ मोबाइल, ये चाबी, ये, और उससे सामने एक मोटर बाइक भी बुर्र बुर्र कर रहा है। और उसने बोला, हंसा का सॉरी हसन भाई करके वहाँ पे बैठा स्कूटर पे, और उसको बताया, दोनों हाथ हिलाते हुए निकल गए। तो मेरे साथ तो ये रिस्पेक्ट, तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ लूट के दे दिया वापस सब चीज़ के, हसन जहांगीर सॉरी सर। अच्छा, तो ये MQM वाला वाकया सही नहीं है? बातें लोग बनाते हैं सर, गॉसिपिंग होती है सर फनकार के लिए, बस ये बातें होती हैं। अच्छा है, देखो शोहरत जिसको मिलती है उसी के लिए बातें होती हैं, वरना जो लोग शोहरत नहीं होती तो कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, क्या ये बात भी थी है कि रेखा ने आपको लव लेटर लिखा था? सर लव तो करते रहना चाहिए, मैं तो ये इसके क्या ये सही है? इसमें सर कुछ चीज़ें हमारे आपके दरमियान भी रहनी चाहिए, लोगों तक क्यों पहुंचाते हैं? बड़े स्टार हैं, माधुरी मंदाकिनी, सोनू वालिया, ये सारे मेरे मतलब अच्छे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे। अच्छा। मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट इज्जत करता हूँ, वो भी मेरी बहुत इज्जत है। अमिताभ बच्चन से लेके मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और सलमान खान, शाहरुख खान। में से लव लेटर किसने लिखा? सर सभी लिखते हैं सर, मैं भी लिखता हूँ। आपने भी तो कभी ना कभी लव लेटर लिखा ही होगा। वाह, क्या बात है। अच्छा, AI का दौर आ चुका है, और अब आप देखें तो आपकी आवाज़, आपने अपनी राइट्स दे दी हुई, अपनी परपेचुअल राइट्स? ये सोच रहा हूँ कि इस पे मेरे अपने उनसे मशवरा करूंगा कि क्या करूँ। अब हो क्या आएगा कि भाई अब मैं आपकी आवाज़ यूज़ कर सकता हूँ। AI जो है, अब आपका सिग्नेचर लेके अगर आपने AI को अपनी राइट्स दे दी हैं, तो कल को आपकी आवाज़ AI यूज़ कर सकता है। नहीं कर सकता, दिया हुआ है हमने। अच्छा, दिया हुआ? हाँ, सब चीज़ें, क्योंकि देखिए बिलीवियर कंपनी जो है वो यूरोप की इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनी में, टॉप कंपनियों में एक है। तो वो कोई माइनर सा भी कोई लोच मतलब फॉल्स नहीं करेगी कि आपकी कोई। हाँ, सही बात है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उनके पास हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि अब जो है ना इंटरनेशनल कंपनी के पास मेरे सारे राइट्स हैं, तो वो मुझे मैनेज करते हैं, तो मुझे अब कोई टेंशन, डर, खौफ नहीं है। चले मतलब कल को AI हम लोग हवा AI वर्जन भी सुन सकते हैं। वो भी किया था किसी ने, उस पर भी क्लेम किया हमने भी। वेरी गुड नहीं, अच्छी बात है। सोशल मीडिया आप अपना खुद देखते हैं या कोई और देख रहा है? सर कोई और भी देखता है, खुद भी देखता हूँ, मैं खुद ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि खुद में जो चीज़ें आप लगाना नहीं लगाना चाहते हो सोशल, बाकी किसी को रखें तो उसके लिए भी 24 घंटा आपके साथ होनी चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया, आप कहते हैं ना कि शादी कर लो, और तो सोशल मीडिया की कोई आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो आपके साथ 24 घंटा रहे, तो वो आपकी सारी मार्केटिंग करे, आपके अंदर से एक बात भी निकाले, बाहर की भी बात करे, तो उसको वो वही सही कर सकती है, वरना और कोई कर नहीं सकता। क्योंकि फिर आप कांटेक्ट करते बताते कि यार आज मैंने ये किया, आज मैंने किया। सोशल मीडिया तो 24 घंटे का काम है सर। आप छींक रहे तो वो भी आ रहा है, खाना खा रहे तो वो, शावर ले रहे तो वो भी बताए कि क्या किया उन्होंने, कैसे किया। हाँ। अच्छा, आपको म्यूजिक अवार्ड्स तो स्टार्टिंग में मिले थे, मगर उसके बाद हमारे अवार्ड्स ही नहीं अब होते। हाँ सर, वो दरवाजे बनो के मुझे तो तानसेन अवार्ड भी मिला, मुझे अमेरिकन अवार्ड भी मिला, मुझे अमेरिका चाइनीज़ मेडल्स मिले, साउथ एशिया म्यूज़िक फेस्टिवल के अवार्ड मिला। अब मैं चाइना 3 टाइम में गया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, और मैं लाइव CCTV चैनल 9 पे इंटरव्यू मेरा लाइव गया। मैं बांग्लादेश HM इरशाद
प्रेसिडेंट थे, फिर शेख हसीना एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो सब ने मुझे बुलाया। माशाल्लाह। मैं स्टेट गेस्ट रहा, रॉयल गेस्ट रहा, राजीव गांधी साहब ने बुलाया, मदर ऑफ सिंधिया महाराजा ऑफ ग्वालियर उन्होंने बुलाया, फिर नेपाल के, मैं तो माशाल्लाह स्टेट गेस्ट और रॉयल गेस्ट। आप अपनी बुक क्यों नहीं पब्लिश करें, या नेटफ्लिक्स को अपनी लाइफ की राइट्स दें कि भाई मेरे पे सीरीज बनाओ? हाँ, गुड आइडिया सर। अगर आपको Why ये not? इस बात पे एक बात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि हमारा कारोबार सेटअप था, हम असवानी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, अच्छा, तो हमारे असवानी चाय फलां 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 टाइप की बड़ी बिजनेस हमारा था। हाँ, तो मेरे फादर का बांग्लादेश में भी बड़े इन्फ्लुएंसर है, वहाँ पर हमारा कंपनी है वो। तो 71 के वार का भी सिलसिला है, तो उसका भी लाइन है मुझे पता है। तो मुझे आई लव पाकिस्तानी जो ट्रेनिंग होती है फ़ौज की, वो भी मैं करता हूँ। तो मुझे बहुत शौक है कर्लिंग वेल्डिंग, तो सब मुझे तो मैं तो स्ट्रगल जो है मेरा, मैंने आपको बताया कि मैंने जिम से लेके कंधे पे लकड़ियाँ, सीढ़ी लेके बोर्ड लिखना, मेरा एक लेमैन बिल्कुल ज़मीन से मैं ऊपर निकल कर आया हूँ। तो मेरा रियल जो पॉप स्टार की जो ट्रू स्टोरी है, ये नहीं कि मैं बनाऊँ कहानी बनाऊँ कि ऐसा लिखा और सब पेंटन धूप में लिख रहा है, चश्मे में रंग काले हो गए, हाथ में रंग लगे हुए, इस रियल स्टोरी है मेरी लाइफ की। आप अपने पे फिल्म क्यों नहीं बना रहे? मैं हैरान हूँ वैसे। अरे सर, बस यही अल्लाह ने नवाजा हुआ, इससे नहीं, कम है आप क्या? देखें, आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बने, मैं मजाक नहीं कर रहा किसी अब तो फिल्म का दौर है, क्योंकि पंजाब बोर्ड ने भी फिल्म स्टार्ट कर दी, पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट की है। आप एक फिल्म लिखवाएं और अपनी स्टोरी बताएं, मतलब 2 घंटे की फिल्म होनी चाहिए, 2-2.25 घंटे की फिल्म। 2 भी नहीं, 1.5 घंटे की फिल्म होनी बस। नहीं, 1.5 घंटे की फिल्म और 8 तो गाने हैं उसके अंदर। आपका हर दौर दिखाएं ना, कि एक वो यंग बॉय, फिर वो अरूज, फिर वो इंडिया, फिर उसके बाद डाउनफॉल, फिर राइज, और ये वो होना चाहिए। इंशाल्लाह, आपने अच्छा आइडिया दिया है, इसमें हम सोचेंगे। होना चाहिए आपका आइडिया, मैं आपको एक्टर भी बता सकता हूँ, मेरे माइंड में है जो आप जो रियली अप्रिशिएट सर, आप भी जो करें। आपको प्ले नहीं, मैं नहीं कर सकता सर। अरे आपको एक एक्टर चाहिए जो आप जैसा फिट हो, जिससे आपकी थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस भी हो, और जो कि वो पूरे का पूरा प्ले कर सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है सर। हमारे कराची में 1-2 एक्टर्स हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। सर, थोड़े हमारे खट्टे मीठे सवाल होते हैं, बोले सर। एक्सक्यूज मी वाले, ठीक है ना? मीठे तो पिला दिए आपने, अब खट्टा कर लें। ओके, ठीक है जी। कभी मैंने किसी लड़की के साथ फ्लर्ट किया? लड़कियों ने किया मेरे साथ, मैंने नहीं किया। अच्छा, वाह 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 वाह। किसने सबसे ज़्यादा फ्लर्ट किया? बहुत लड़कियां हैं सर, लाइन है। लाइन है। फीमेल फैंस ऑल में, इस टाइप की मेरे जो ना मूवी मैगजीन, टाइम्स मैगजीन, इंडिया टुडे, इसमें बड़े छपे हुए मेरी स्टोरी, बहुत है स्कैंडल्स आपके बहुत आए। सर। स्टारडस्ट 17-16 पेज के इंटरव्यू, स्क्रीन मैगजीन, इंडियन स्क्रीन अखबार, सब में मेरे भरे हुए ब्लू अप बड़े बड़े 3-3। नहीं तो इसमें से मतलब ऑब्वियसली बात है, कहते हैं स्कैंडल में कुछ तो सच्चाई होती है। सच्चाई ऐसी कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है, पामेला बनकर आई थी, इंडियन बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, ये है वो, तो वो मिलती थी, सब लोगों से मिलना जुलना। मैं तो इसका दिलदार हूँ सर, मैं तो मॉडर्न आदमी हूँ। लड़की आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है, नहीं तो वो कहते हैं ना कि आप रूखी ज़िंदगी बेकार है सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, आप सिंगल बंदे हैं, ठीक है, और फिट तरीन है, तो अगर किसी एक्ट्रेस से मौका मिलता शादी करने का, तो किससे करता? जो आएगी पहले उसी से कर लूँगा सर। नहीं, उस टाइम पे मैं बात नहीं, वो जो आएगी नहीं, उस टाइम पे किसी पे दिल तो आया होगा कि यार, अच्छा हाँ यार। ऐसे बहुत ही एक हीरोइन अभी दुनिया में रही नहीं, वो नगीता ताजपाल थी, बड़ी सुपर पामेला एंडरसन के रोल कर रही थी, वो बहुत बड़ी मॉडल थी, सुपर मॉडल। अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत। अब वो बेचारी रही नहीं दुनिया में, लेकिन बहुत ही, शी इज़ वेरी प्रिटी। अच्छा, ओके। एक चीज जो हसन जहांगीर कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हाँ, वो मैं झूठ और अपने मुल्क से गद्दारी कभी नहीं कर सकता। अपने मुल्क से गद्दारी कभी नहीं कर सकता सर। हाँ। एक चीज जो शायद कभी जिंदगी में ट्राई करूं, अगर मौका मिला तो कोशिश करूंगा कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान में सही करें। हाँ, मुश्किल है। सच का बोलबाला हो, मतलब ट्रू, मतलब हुब्बुल वतनी आ जाए हमारे अंदर, बस इसकी एक कमी है हमारे अंदर बहुत। अच्छा, आपको लगता है, मतलब नहीं, मगर आप क्या ट्राई करना चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी का एक, अच्छा, इस चीज को इम्प्लीमेंट करूं। ओके, ठीक है। एक चीज जो मुझे काश पहले मालूम होती। हाँ, कि मैं इतना सच बोलता हूँ, लोग मेरे साथ झूठ बोलते हैं। हाय हाय, बाकी वाकई
मैं बहुत ट्रू आदमी हूँ, सच। मैं देखे मैं छुपाता कुछ नहीं हूँ मैं। जब अल्लाह को सब पता तो लोगों से क्या छुपाना है, जिससे छुपाना चाहिए तो इसलिए बस सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा आप सर उठा के जिएंगे, झूठ पे हमेशा नदामत रहेगी आपको, बस ये मैं जानता हूँ। एक चीज में मैं फेल हो गया, एक ऐसी चीज जिसमें मैं फेल हो गया, ट्रस्ट करने में यार, सब पे ट्रस्ट कर लेता हूँ मैं। मुझे लग रहा है बड़े लोगों ने आपके पैसे खाए बहुत होंगे। बहुत, मैं बोलना नहीं चाहता बस, लेकिन अल्लाह ने मुझे नवाजा जा रहा है, उसकी ब्लेसिंग है। क्योंकि जो ये समझ के मुझे धोखा दे रहे हैं ना कि मैं इसको बेवकूफ़ बना, उसको नहीं पता, मुझे पता चल गया तो बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन मैं जान के मैं तो नेकी कमा रहा हूँ अल्लाह से। आप समझ रहे हैं, तुम्हारे आप अब मेरे साथ चीटिंग करें तो मैं अपने आप को ख़राब नहीं करूँगा, मैं भी चीटिंग शुरू कर दूँ आपके छोटे से बेकार काम की वजह से अपना करियर ख़त्म कर दूँ। नहीं, आपने किया वो आप जाने, मैं तो सच्चाई पे हूँ ना, मैं हक पे हूँ, तो मैं हक पे रहूँगा, कभी ना कभी मैं ही जीतूंगा। तो इसलिए मैं अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहता। मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक लम्हा क्या था? ख़तरनाक लम्हा, ख़तरनाक लम्हा क्या कह सकते, मेरी ज़िंदगी में ऐसा ख़तरनाक लम्हा ज़िंदगी का ही ऐसा कभी कुछ ऐसा आया नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 89-88 में, और उसमें मेरी गाड़ी टोटल लॉस हो गई थी, और स्टेयरिंग में एक्सरसाइज इतना किया हुआ था कि स्टेयरिंग यहाँ लगी तो स्टेयरिंग यहाँ चली गई, ऐसे हो गई थी, लेकिन मैं स्ट्रांग था तो बहुत ब्लडिंग भी हुई मेरे मुँह से, लेकिन वो गाड़ी टोटल लॉस हुई, मैं बच गया। तो यही एक ख़तरनाक लम्हा है, मैं मर के बचा हूँ। अल्लाह माफ़। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये रात का वक्त था? जी हाँ, मैं शो करके निकल रहा था, तो बस आप समझ सकते हैं फनकार की शो की शोहरत। हाँ, वही शोहरत का नशा। उसके बाद फिर बस काफ़ी चीज़ें बदली होंगी। बात बदल ही गई, मतलब उसके बाद ही बदल गई ज़िंदगी। क्या बदल गई ज़िंदगी? बदल गई लाइफ। अच्छी बात है। एक अपना गाना हाँ, जो मैं रीडू करना चाहूँ, कौन सा होगा? मेघा जैसे रोए साथी, रो मैं यहाँ, ये गाना। क्या बात है। एक ऐसा गाना जो मुझे अपना बुरा लगता है कि यार मेरे तो बहुत गाने मुझे ऐसे लगते हैं, अच्छा। गायकी के हिसाब से मैंने बहुत कमजोर गाया हुआ है, सुनता हूँ शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन चलता है क्योंकि अल्लाह ने नवाजा है मुझे उस वक्त। हाँ, सही बात है। एक गाना काश जो मैंने गाया होता, किसी और का गाना जो काश मैंने गाया होता। हाँ, वो दिल दिल पाकिस्तान, आई लव इट। अरे बाबा, आपके नेशनल एंथम से ज्यादा बड़ा गाना है वो। बहुत अच्छा गाना है, लोगों को कौन भी तराना पूरा नहीं आता, दिल दिल पाकिस्तान आता है। सुपर सॉन्ग, इट इज अ सुपर सॉन्ग। मैं जुनैद जमशेद, आई लव माय, मेरा प्यारा दोस्त, उसको हटो बचो गाना इतना पसंद था, कहते यार हसन जहांगीर तूने क्या गाना बनाया यार, उसको बहुत पसंद था। अल्लाह उसको गरी की रहमत करे, मैं मिस करता हूँ उसको बहुत। बड़ा ग्रेट पर्सन, ग्रेट इंसान, ग्रेट आर्टिस्ट, क्या ऐसा। सबसे ईगोइस्टिक पर्सन कौन था जो आपको मिला हो कि यार इसको बड़ा टेढ़ा है? सर वो सब हयात, उनका नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, पाकिस्तानी था ना कोई? अच्छा ठीक है। चलो ठीक है। एक अपना बैड डिसीजन। हाँ, मेरा बैड डिसीजन ये कि मेरे पास 6-7 फिल्में थी इंडियन हैज ए हीरो, नीलम, माधुरी, सबके साथ मेरी फिल्म थी, और मैं सब छोड़ के ठोकर में मार के आ गया पाकिस्तान। ये मैं इस पे 6-7 फिल्में में कोई तो हिट होती। हाँ फिल्में होती भाई, 6-7 फिल्में ऑफर हो गई थी। हाँ ना, विश्वजीत साहब की एक बंगाली फिल्म थी भालोबाशा रात, प्यार भरी रात उसको कहते हैं उर्दू में, और वो थी माला सिन्हा की बेटी हीरोइन थी। मतलब बड़े काम थे मेरे पास सर, मैं तो समझ लें जो रन इंडिया की दुनिया, इंडिया भूल गए थे। मेरी गाड़ी मर्सिडीज 2 थी मेरे पास विद शोफर, मेरी गाड़ी पे लड़के किस कर करके रेड हो जाती थी गाड़ी मेरे, जहाँ जाता था ना मैं छुप के भागता था, हाजी अली पे जूस पे आइला रे हसन जहांगीर आइला रे, और मेरी गाड़ी मशहूर, मैं जिधर रुकूं जिस सिग्नल पर कहीं से मेघाज आ जाना शावा वे नखरा हवा, मतलब जिधर गाड़ी रुकती थी हर तरफ से एक ही मेरे ही गाने बजते रहते थे। अच्छा जी, कभी अगर मेरी जिंदगी पे फिल्म बनी, उसका क्या टाइटल होगा? हवा हवा। हवा हवा, सिंपल हवा हवा। वेरी नाइस। एक चीज जो मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है, वो तो सर ये है कि ये जब कोई सिंगर फ्लॉप होता है ना, अब किसी कंपोजर का गाना गा के, तो कहते हैं मैं क्या करूं यार, सिंगर ही ऐसा है। और जब हिट हो जाता है सिंगर,
तो कंपोजर कहता है देखो कैसा गाना बना के दिया, उसको आता कुछ नहीं था, मैंने जो गवाया देखो। वाह 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 वाह, हाँ वो है। हाँ मानते नहीं हम किसी को। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला? बेहतरीन, सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट। इस तरह के बहुत है सर मेरे, और माशाल्लाह से इस तरह का मैं याद नहीं रखता हूँ, क्योंकि अच्छाई याद रखूँ तो सर पे चढ़ जाता है, समझ गया ना। तो अपने आप को मैं उस पे नहीं रहता कि मैंने ये किया। मैं तो मतलब बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही है, लोग मुझे कहते हैं कि ऐसा गाना कोई आज तक म्यूजिक की हिस्ट्री में नहीं बना, कि और ना कोई ऐसा सिंगर पैदा हो जिसके 40 साल से मुसलसल एक गाना टॉप ऑफ द चार्ट अभी तक चल रहा है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आप बोलेंगे टिकटॉक अगर किसी का सबसे ज्यादा मिलेगा तो आज का छोटा बच्चा, आज का 2 साल का, वो मेरा गाना गा रहा है। आज से 40 साल पहले 2 साल का बच्चा मेरा गाना गा रहा था। ये किसी और सिंगर की हिस्ट्री में आया तो मुझे बता दीजिए, किसी हिस्ट्री में, म्यूजिक की हिस्ट्री में, नेम इट, किसी एक सिंगर। हाँ सही बात है, तो इसलिए मैं कहता आई एम द बेस्ट। सही बात है। अच्छा ऑब्वियसली बात है, आप क्योंकि एक क्रिएटिव और स्पॉन्टेनियस इंसान है, अगर मैं कहूँ कुछ हीरोइंस के नाम मैं लूंगा, आप कौन सा अपना गाना इनको डेडिकेट करेंगे? हाँ ठीक है ना, ये बात की ना आपने। तो सबसे पहले कौन सा गाना हानिया को डेडिकेट करेंगे? धक चिक दिल बोले। नहीं इस तरह नहीं, गा के सुनाऊंगा। धक चिक दिल बोले, अगर मिलना है मिल ले, तेरा मेरा ये वादा है, इट्स ओके जाने मन। धक चिक दिल बोले, अगर मिलना है मिल ले, तेरा मेरा ये वादा है, इट्स ओके जाने मन। ओए वेरी नाइस। मीरा जी, ये अच्छी बात आपने बताई। मेरा सिंगल है आया। हाँ बाय द वे मैं उनका गा रहा हूँ। हाँ। धीरे धीरे तेरा मेरा प्यार हो गया, धीरे धीरे देखो हाँ दिलदार हो गया, धीरे धीरे तू मेरा, धीरे धीरे तू मेरा दिलदार हो गया, मेरे जानिया मेरे जानिया मेरे जानिया ओ मेरे जानिया। क्या बात है मीरा जी, वेरी नाइस। मीरा जी को भी गाना डेडिकेट कर दिया जी। मायरा खान। हाँ ये आपने अच्छी बात बता दी, मायरा खान, इनके लिए तो बहुत अच्छा गाना। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। वाह वाह वाह। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। ये मैडम नूरजहां, उनका गाना है, बहुत मशहूर गाना। मैं उनके पैरों में बैठने का मुझे मौका मिला, और मैं बहुत उनका मुझे मिला, ब्लेसिंग मिली उनकी, और ये गाना वाहिद मैंने रिमिक्स करके गाया, तो वो मैडम का गाना गाया। क्या बात है जी, क्या बात है। और लास्ट मरीम नवाज शरीफ। आहा, जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार, मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे। मरियम साहबा गॉड ब्लेस यू, क्योंकि क्या बात है, न्यू जनरेशन फ्रेश ब्लड पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। अच्छा सर, और लास्ट कि मैं किसके साथ नई जनरेशन में कोलैबोरेट करना चाहूंगा? कोई है आपकी नज़र में नए बच्चों में से? किसको आप देखते हैं, सुनते हैं किसी को? यार एक लड़का मुझे बहुत पसंद है, वो आप यकीन करें कि वो इतना अच्छा गाता है, इतना अल्लाह ने उसको गुड लुकिंग, खूबसूरत स्टाइल, एनर्जी, माइंड उसका। वली जफर के जो भाई है ना, डैनी है। अरे यार क्या गाता है, क्या आर्टिस्ट है यार। दानियाल जफर क्या? अरे दानियाल का तो खत्म है यार काम, वो मैं बड़ा फैन हूँ उसका यार। डैनी क्या काम करता है यार वो, तो मैं तो वो समझे इस जनरेशन का आदमी नहीं हूँ, कोई और है वो। अच्छा जी, एलियन है ये यार, ही इज द एलियन। क्या बात है। या मैं मेरी विश है कोलैबोरेट करना चाहेंगे? मैं जरूर सर, आई फील प्राउड सर टू वर्क हिम। आई थिंक ये आपने इस पॉडकास्ट पे पहली दफा देख रहे हैं, एंड वी गोना लीव इट एज अ सरप्राइज कि हसन भाई और डैनी भाई, क्या बात है। डैनी, दिस इज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी यार। आई थिंक बड़ी ये मजेदार चीज हो सकती है। आई लव टू डू इट। मुझे क्या बात, मैं तो बता एलियन है वो यार, उस जैसा मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को। वाह वाह वाह, क्या बात है। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, सर व्हाट डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? सर
आप बताएं क्या चाहते हैं, ऐसा कोई बात, क्या यादगार चीज़, लम्हात, कोई ऐसी बात जो याद में हमेशा ज़िंदगी भर रहे? फिर आप अपनी लाइफ मतलब देखें, आपकी जो लेगेसी है, आपकी जो करियर रहा है, मतलब जो फेम और जो अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ने दी हैं आपको, बहुत कम लोगों के इस मुल्क में मिली हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा हमारी इंडस्ट्री में इक्का दुक्का लोग हैं जो मतलब जिन्होंने वो देखा है टाइम। सर मेरी विश ये है इस वक्त कि मैं दुनिया में एक जगह ऐसे दुनिया जाने की ख्वाहिश कर रही है, दुनिया में कुछ लोग गए हैं या नहीं गए, सच है या झूठ अल्लाह जानता है, लेकिन आई विश कि मैं चांद पे जाके परफॉर्म करूं, क्योंकि हवा की कमी है वहाँ, हवा नहीं है वहाँ, तो मैं चांद पे जाके परफॉर्म करूंगा और जब मैं पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह हवा भी वहाँ होगी अल्लाह क्या बात के है फजलो करम से। वाह 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 वाह, खूबसूरत सर। हसन भाई, व्हाट एन ऑनर यार। लव योर पर्सनालिटी, लव योर एनर्जी। इंडस्ट्री में हम लोग एक दूसरे को उस तरह चलते फिरते तो मिले हुए हैं, मगर आज मैंने पहली दफ़ा बैठ के आपकी लिटरली मैंने एक चीज़ नोट की कि जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपकी एनर्जी है और जो आपकी ड्राइव है और जो आपका सेल्फ बिलीव है अपने अंदर, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल। अल्लाह ताला ने इस चीज़ का आपको इसलिए नवाजा है बिकॉज आपने शायद हर दफ़ा हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली देखा है और इसी वजह से आप आज भी रेलेवेंट है। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। अल्लाह की रहमत है, मैं मशकूर हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार का, इस मुल्क का, पाकिस्तान का। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपके सामने आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट आई एम हम्बल्ड एंड इंशाल्लाह 2-3 साल में मैं आपके साथ फिर से बैठना चाहूँगा और एक और हम पॉडकास्ट इंशाल्लाह। आई फील प्राउड, आपके साथ मज़ा आता है मुझे। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। बिन अ फैन ऑलवेज, बिन अ फैन ऑलवेज। भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।